नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं इस समय कंपाउंडिंग बायलॉज के ऊपर एक सीरीज बना रहा हूँ और ये वीडियो इस सीरीज का 7वां पार्ट है, 7वां वीडियो है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि बेसमेंट क्या होता है, इसकी ऊंचाई सामान्यतः कितनी रहनी चाहिए नियमों के अंतर्गत, इसमें क्या प्रयोजन होते हैं, किस प्रयोजन के लिए इसका निर्माण किया जाता है या इसकी अनुमति दी जाती है, कितनी ऊंचाई बहुमंजिले भवनों में जो बेसमेंट बनते हैं उनकी होती है, सामान्य भवनों में बनते हैं उनकी कितनी ऊंचाई होती है, और अगर जो हमारा अनुमन्य सीमा है बेसमेंट की उससे अधिक हमने निर्माण कर लिया है बेसमेंट का, तो किस सीमा तक हमारा बेसमेंट कंपाउंड हो सकता है और उसमें जो कंपाउंडिंग की फीस है वो कितनी जमा होगी। इस वीडियो में मैं इन सारी बातों पर आज चर्चा करूंगा। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैं बात करता हूं कि बेसमेंट होता क्या है, बेसमेंट की परिभाषा क्या है। दोस्तों, कोई भी ऐसा निर्माण जो भूतल के नीचे किया जाए, भूतल के नीचे किस सीमा तक, भूतल के नीचे या तो वो निर्माण पूरा हो या अंशतः भूतल के नीचे हो, इस तरह के निर्माण को बेसमेंट कहते हैं। ये उसकी परिभाषा हो गई। दोस्तों, अब बात करेंगे कि बेसमेंट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, सामान्य भवनों में जिनमें कि कोई मैकेनिकल वेंटिलेशन का प्रयोग नहीं किया गया है, ऐसे भवनों में बेसमेंट के फर्श से बेसमेंट के बीम तक की जो ऊंचाई है न्यूनतम 2.1 मीटर और अधिकतम 4.5 मीटर तक हो सकती है। और जो मैकेनिकली वेंटिलेटेड बेसमेंट्स हैं उनकी ऊंचाई वास्तविक डिजाइन के आधार पर की जाएगी। उनके रिक्वायर्ड वेंटिलेशन के लिए जो ऊंचाई डिजाइन की जाएगी उस ऊंचाई तक के बेसमेंट का निर्माण किया जा सकता है। अब दोस्तों, बात करेंगे तीसरे बिंदु के रूप में कि जो बेसमेंट्स हैं उनकी छत की ऊंचाई रोड लेवल पर, जो उस भूखंड के सामने सड़क स्थित है, उस सड़क के टॉप के लेवल से बेसमेंट के सीलिंग की ऊंचाई कितनी रहनी चाहिए। तो बिल्डिंग बायलॉज में जो प्राविधान किए गए हैं उसके अनुसार रोड के टॉप लेवल से बेसमेंट के सीलिंग की हाइट 0.9 मीटर न्यूनतम रहनी चाहिए और अधिकतम इसकी जो ऊंचाई है सम्मुख सड़क के रोड के टॉप से बेसमेंट के सीलिंग की ऊंचाई अधिकतम 1.2 मीटर ही रह सकती है। दोस्तों, बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार ये प्राविधान आपको बताए जा रहे हैं और इस परिभाषा में इस कैटेगरी की जो ऊंचाई रोड लेवल से है, ये सामान्य भवनों की कैटेगरी की ऊंचाई हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करते हैं अगर भवन सामान्य श्रेणी के अतिरिक्त हैं। सामान्य श्रेणी के अतिरिक्त जो भवन है उनमें कौन से भवन आते हैं? 2000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखंडों में एवं बहुमंजिले भवनों में जिन भवनों की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है एवं बहुमंजिले भवनों की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि ग्रुप हाउसिंग भवन, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस और इसी तरह के जो अन्य भवन हैं, उन भवनों में बेसमेंट के छत का लेवल कितना रहेगा, ये इसकी सीमा है कि ऐसे भवनों में बेसमेंट की ऊंचाई बिल्डिंग एनवेलप एवं ग्राउंड कवरेज के मध्य लेवल भूतल के लेवल के समान ही रखा जाता है। और इसी तरह जो भवन स्टिल्ट फ्लोर के साथ बनाए गए हैं, जिनमें नीचे स्टिल्ट फ्लोर बना हुआ है, उन भवनों में भी अगर पार्किंग के लिए बेसमेंट का निर्माण किया जाता है तो उन भवनों में भी बेसमेंट के छत की ऊंचाई, बेसमेंट का जो लेवल है भूतल के लेवल के समान ही रखा जाता है। और इसी तरह अगर किन्हीं भवनों में एक्सटेंडेड बेसमेंट का निर्माण किया जाता है भू आच्छादन के अतिरिक्त क्षेत्र में, तो ऐसे भवनों में भी अतिरिक्त बेसमेंट का लेवल भूतल के लेवल के समान ही रखा जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि बेसमेंट के निर्माण का प्रयोजन क्या है।
दोस्तों, सामान्यतः जो सामान्य आवासीय भवन है उनमें बेसमेंट का जो प्रयोजन है वो गैर ज्वलनशील वस्तुओं के, घरेलू सामान के भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए किया जाता है, या जो एयर कंडीशनिंग के उपकरण हैं उनके लगाने के लिए, या भवन में वांछित जो मशीनरी है उसके लगाने के लिए किया जाता है। अगर वो गैर आवासीय भवन है तो ऐसे भवनों में डार्क रूम या कोष कक्ष के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है, पार्किंग और गैराज के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है। ये भवन के अंदर निर्माण किए जाने वाले बेसमेंट के प्रयोजन से संबंधित बिंदु डिस्कस किए गए हैं यहाँ पर, कि भवन में बनाए जाने वाले बेसमेंट का सामान्यतः क्या प्रयोग किया जाता है, किस लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ व्यूअर्स के कमेंट भी आ रहे थे कि सर बेसमेंट क्या होता है, सेमी बेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए। दोस्तों, मैं बात करूंगा कि भवन विधि में सेमी बेसमेंट नाम का कोई भी शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात नियमों के अंतर्गत केवल बेसमेंट का ही उल्लेख है और उसकी ही परिभाषा अभी जो हमने ऊपर बताई वो डिस्कस की गई है। सेमी बेसमेंट नाम का कोई भी निर्माण किसी नियम के अंतर्गत परिभाषित नहीं है। हाँ, बेसमेंट में सिंगल बेसमेंट, डबल बेसमेंट और ट्रिपल बेसमेंट उस भवन के क्षेत्रफल और उसके उपयोग के अनुसार वांछित पार्किंग एरिया के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं और उनका निर्माण अनुबंध किया जा सकता है। इसके लिए बिल्डिंग बायोलॉजी में जो हमारा बेसमेंट का चैप्टर है उसमें डिटेल्स दिया हुआ है कि किस उपयोग के भूखंड में पार्किंग की कितनी आवश्यकता होती है और उसके लिए बेसमेंट की कुल कितनी आवश्यकता पड़ेगी। उसी के अनुसार ये निर्णय हो पाता है कि सिंगल बेसमेंट या डबल बेसमेंट या ट्रिपल बेसमेंट कितना अनुबंध किया जा सकता है। ये डिटेल में बिल्डिंग बायोलॉजी के बेसमेंट के चैप्टर में दिया गया है और ये इस वीडियो में जो डिस्कस किया गया है ये बेसमेंट की सामान्य परिभाषाओं के अंतर्गत उनकी आवश्यकताएं और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिस्कस की गई हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर हमने बेसमेंट का निर्माण अपने भवन में अनुबंध सीमा से अधिक कर लिया है तो किस सीमा तक ये बेसमेंट हमारा कंपाउंड हो सकता है। दोस्तों, बिल्डिंग बायोलॉजी में किस सीमा तक किस उपयोग के लिए कितने बेसमेंट का निर्माण किया जा सकता है ये उल्लेख किया गया है। उसी के अनुसार मानचित्र स्वीकृत करते समय बेसमेंट स्वीकृत किया जाता है। अब जहां तक बात है समन के सीमा की, तो जो हमारा कंपाउंडिंग बायोलॉजी है वो ये कहता है कि अनुमन्य सीमा से अतिरिक्त किए गए बेसमेंट का निर्माण केवल 20% अतिरिक्त सीमा तक ही समन किया जा सकता है। अर्थात उदाहरण के रूप में अगर बात करें, अगर किसी भूखंड पर 100 वर्ग मीटर बेसमेंट अनुमन्य सीमा के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है तो इसके ऊपर 20% का मतलब है 20 वर्ग मीटर तक ही और अतिरिक्त बेसमेंट का निर्माण समन किया जा सकता है। इस 20% सीमा से अधिक अगर निर्माण कर लिया है तो वो समनीय नहीं है। 20% की ही समन योग्य सीमा निर्धारित की गई है कंपाउंडिंग बायोलॉजी में। अब बात करते हैं कि इस 20% समनीय सीमा को समन कराने के लिए बेसमेंट में कितनी कंपाउंडिंग फीस लगेगी, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, समन की जो गणना है उसमें कितनी फीस लगेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस भवन का उपयोग क्या किया जा रहा है। दोस्तों, हमारे आवासीय भवनों में जो बेसमेंट 20% सीमा तक समनीय है उस पर अगर समन की गणना करेंगे तो 20% समनीय सीमा के क्षेत्रफल का जो भी समनीय क्षेत्रफल आएगा उस क्षेत्रफल में वहां पर प्रचलित जिलाधिकारी की सर्किल दरों का डीएम सर्किल रेट से जो भूमि की दर होगी, भूमि की उस दर का 50% समन शुल्क के रूप में लिया जाएगा। इसी तरह अगर व्यावसायिक उपयोग का भवन है तो 100% लिया जाएगा भूमि मूल्य का, जो भी हमारा 20% सीमा तक समनीय बेसमेंट का क्षेत्रफल आ रहा है उसमें भूमि मूल्य का 100% लिया जाएगा। इसी तरह अगर ऑफिस है तो उसमें 75% लिया जाएगा और हमारी अगर कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है तो उसमें जो भी समनीय क्षेत्रफल 20% की सीमा तक आ रहा है उसमें भूमि मूल्य का 20% लिया जाएगा। और अगर हमारा सामुदायिक सुविधाओं से संबंधित भवन है, प्रयोग किया जा रहा है या अन्य भवन की श्रेणी में आ रहा है तो इसमें भूमि मूल्य का 20% का फैक्टर है वो गुणा किया जाएगा, जो भी हमारा 20% की सीमा के अंतर्गत समनीय बेसमेंट का क्षेत्रफल आएगा। तो इस तरह जब हम भूमि मूल्य का गुणा कर देंगे अलग अलग उपयोग के भवनों में जो भी समनीय क्षेत्रफल आया है तो बेसमेंट के मध्य में कंपाउंडिंग फीस की गणना हमें ज्ञात हो जाएगी।
दोस्तों अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु और है जो इस पर आपको बताना आवश्यक है। दोस्तों अगर आपने बेसमेंट का 20% की सीमा के अंतर्गत निर्माण कर लिया है और उसको समन कराना चाह रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ये बात ध्यान नहीं रखी है कि बेसमेंट हमने अपने स्वीकृत मानचित्र में जिस उपयोग के लिए स्वीकृत कराया था, जैसे मान लीजिए ग्रुप हाउसिंग है और आपने बेसमेंट वहाँ पार्किंग के लिए स्वीकृत कराया था, भले आपने 20% से अधिक नहीं बनाया, समनी सीमा आपकी है 20% उसके अंतर्गत ही निर्माण किया है, लेकिन मौके पर निर्माण के बाद उस 20% क्षेत्रफल में अगर आपने अनुबंध उपयोग के अतिरिक्त कोई और उपयोग करना शुरू कर दिया उस बेसमेंट का, पार्किंग के स्थान पे अगर आपने वहाँ ऑफिस खोल दिया है या उसमें कुछ और प्रयोग कर रहे हैं, तो उस समनी बेसमेंट के क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल है उसकी गणना एफएआर में भी की जाएगी। अदरवाइज सामान्य परिस्थितियों में जो हमारा बेसमेंट है वो पार्किंग के लिए या जिस भी प्रयोजन के लिए स्वीकृत किया गया है उसका क्षेत्रफल एफएआर की गणना से फ्री रहता है, एफएआर में वो गणना नहीं आती है। लेकिन अगर आपने उसका उपयोग समन करने से पहले बदल दिया है, जिस उपयोग के लिए स्वीकृत हुआ है उससे भिन्न उपयोग कर रहे हैं, तो उस समनी क्षेत्रफल की सीमा तक किए गए बेसमेंट का भी क्षेत्रफल एफएआर की गणना में लिया जाएगा और उस बढ़े हुए क्षेत्रफल पर रिक्वायर्ड पार्किंग की व्यवस्था भी उस भूखंड क्षेत्रफल के अंतर्गत ही बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों के अंतर्गत करनी पड़ेगी। अगर वो हो जाती है उतनी पार्किंग की व्यवस्था और उतना क्षेत्रफल एफएआर में जोड़ के आपका समनी सीमा या जो टोटल समन किए जाने की सीमा है पूरे भूखंड पर, पूरे भवन पर, अधिकतम जो हमारा एफएआर है उसके 10% से अधिक नहीं किया जा सकता है। उस सीमा को अगर एक्सीड कर जाता है तो फिर वो बेसमेंट आपका समनी नहीं रहेगा, भले ही वो बेसमेंट के 20% के अंतर्गत हो, लेकिन अगर आपने उपयोग बदल दिया है और उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था उसी भूखंड के अंतर्गत बिल्डिंग बायलॉज के नियमों के अंतर्गत नहीं हो पा रही है, तो इस तरह के बेसमेंट को समन नहीं किया जाएगा और फिर वो समनी सीमा के बाहर मानते हुए उस पर उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के लिए दंडनीय जो प्रोविजंस हैं उसके अंतर्गत उस पर कार्रवाई किए जाने की प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को छूट है और उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम कंपाउंडिंग बायलॉज के नेक्स्ट पार्ट पर बात करेंगे।